आज की इस चर्चा का विषय है हम इंसान, होमो सैपियंस। हम इस ग्रह पर सबसे सफल जानवर हैं, पर कभी सोचा है कैसे? हम ना तो सबसे तेज हैं, ना ही सबसे मजबूत। तो आखिर हम में ऐसा क्या खास था जिसने हमें फूड चेन में सबसे ऊपर पहुंचा दिया? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे, युवाल नोआ हरारी की किताब सेपियंस के जरिए। और ये किताब शुरू ही एक चौंकाने वाले तथ्य से करती है। शारीरिक तौर पर एक होमो सेपियन और एक चिंपैंजी में ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर आप दोनों को एक सुनसान द्वीप पर छोड़ दें तो शायद चिंपैंजी के बचने की संभावना ज्यादा होगी। तो फिर असली फर्क कहाँ है? मतलब व्यक्तिगत स्तर पर नहीं है तो? फर्क है सामूहिक स्तर पर। सामूहिक स्तर पर? बिल्कुल। चिंपैंजी 50-100 के समूह में रह सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा होते ही उनका सामाजिक ढांचा वो टूट जाता है, अराजकता फैल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सेपियंस हजारों, लाखों, यहाँ तक कि करोड़ों के समूह में भी सहयोग कर सकते हैं। शहर बनाना, व्यापारिक नेटवर्क चलाना, ये सब इसी क्षमता पर निर्भर करता है। और इस सहयोग का रहस्य क्या है? इसका रहस्य है एक बहुत ही अनोखी चीज जिसे हरारी मिथ्यकीय गोंद कहते हैं। मिथ्यकीय गोंद मतलब कहानियां? ये सुनने में तो बहुत मामूली लगता है। क्या आप ये कह रहे हैं कि कहानियों ने हमें दुनिया का शासक बना दिया? हाँ, लेकिन ये सिर्फ लोक कथाएं नहीं हैं। ये वो साझा कल्पनाएं हैं जिन पर हम सब यकीन करते हैं। हरारी इन्हें काल्पनिक व्यवस्थाएं कहते हैं। एक मिनट, काल्पनिक व्यवस्थाएं मतलब न्याय, मानवाधिकार, देश, पैसा, ये सब बस कहानियां हैं? एक तरह से हाँ। इन चीजों का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। आप किसी देश को छू नहीं सकते, आप मानवाधिकार को लैब में टेस्ट नहीं कर सकते। सही बात है। ये सिर्फ हमारे दिमाग में मौजूद है क्योंकि हम सब ने सामूहिक रूप से इन पर विश्वास करना सीख लिया है। इसका कोई उदाहरण है? सबसे अच्छा उदाहरण है कोई कंपनी, मान लीजिए पूजो। कारें असली हैं, फैक्ट्री असली है, कर्मचारी असली हैं, लेकिन पूजो द कंपनी क्या है? वो एक कानूनी कल्पना है। अगर उसकी सारी फैक्ट्री जल जाए तब भी वो कंपनी कानूनी रूप से मौजूद रहेगी। वो लोन ले सकती है, उस पर मुकदमा हो सकता है। वाह! तो फिर हम्मुराबी की संहिता और अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, वो भी इसी तरह की कहानियां हैं? बिल्कुल। दोनों न्याय के सिद्धांतों की बात करते हैं, लेकिन दोनों की कहानियां एकदम अलग हैं। हम्मुराबी की संहिता कहती है कि इंसान बराबर नहीं है। उसमें श्रेष्ठ, सामान्य और दास ऐसे वर्ग थे। सही। जबकि अमेरिकी घोषणा कहती है सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं। तो इनमें से एक सही है और दूसरा गलत? हरारी के अनुसार वस्तुनिष्ठ रूप से दोनों ही गलत हैं। प्रकृति में कोई अधिकार या पदानुक्रम नहीं होता। ये सिर्फ वो नियम है जो हमने सहयोग करने के लिए बनाए हैं। तो इन कहानियों ने हमें संगठित तो कर दिया, लेकिन क्या इससे हमारी जिंदगी बेहतर हुई? यहाँ किताब एक और चौंकाने वाला तर्क देती है, खासकर खेती की शुरुआत को लेकर। हाँ, कृषि क्रांति को अक्सर मानव जाति की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है, लेकिन हरारी इसे इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कहते हैं। सबसे बड़ा धोखा? हाँ, ये एक विलासिता का जाल था। विलासिता का जाल? ये तो आज की दुनिया पर भी लागू होता है ना? जैसे ईमेल या स्मार्टफोन। बिल्कुल। पहले लगता था कि इनसे जिंदगी आसान हो जाएगी, पर अब हम पहले से 10 गुना ज्यादा व्यस्त और चिंतित रहते हैं। सही बात है। बिल्कुल यही हुआ था खेती के साथ। कुछ पेट भरने और थोड़ी सुरक्षा पाने के छोटे छोटे फैसलों ने मिलकर प्राचीन शिकारियों को चिलचिलाती धूप में पानी की बाल्टियां ढोने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ज्यादा खाना उगाने से तो जीवन बेहतर होना चाहिए था। आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। किसानों का आहार शिकारियों से कहीं ज्यादा खराब और सीमित था। वो सिर्फ कुछ ही फसलों पर निर्भर थे। अच्छा। वो दिन भर एक ही तरह का काम करते थे, जिससे उनकी हड्डियों और जोड़ों में गंभीर बीमारियां होती थीं। तो ज्यादा अनाज का मतलब था ज्यादा आबादी, लेकिन औसत व्यक्ति के लिए एक ज्यादा मुश्किल और छोटी जिंदगी। एक तरह से हमने गेहूं को नहीं पाला, बल्कि गेहूं ने हमें पालतू बना लिया। तो अब हमारे पास एक बड़ी अस्वस्थ आबादी है जो एक ही जगह टिकी हुई है। इन लाखों अजनबियों को एक साथ कैसे रखा गया? यहीं पर वो 3 महान एक ही करता आते हैं जिनकी बात किताब करती है, पैसा, साम्राज्य और धर्म। पैसे से शुरू करते हैं। ये अजीब नहीं है कि पूरी तरह से अलग संस्कृतियां जो किसी भी चीज पर सहमत नहीं होती, वो सोने जैसी एक पीली धातु पर विश्वास साझा करती हैं। ये पैसे की सबसे बुनियादी खासियत है। पैसा विश्वास का सबसे सार्वभौमिक और कुशल सिस्टम है। पर ये काम कैसे करता है? मतलब ये तो बस कागज का टुकड़ा या धातु है। ये इसलिए काम नहीं करता क्योंकि हम मानते हैं कि ये मूल्यवान है, बल्कि इसलिए कि हम मानते हैं कि दूसरे लोग मानते हैं कि ये मूल्यवान है।
सच में। तो ये भी आपसी विश्वास की ही एक कहानी है। बिल्कुल। और दूसरा एकीकरण करता है साम्राज्य। साम्राज्य तो अक्सर बहुत क्रूर रहे हैं। हाँ, उन्होंने हिंसा, युद्ध और शोषण के जरिए संस्कृतियों को मिलाया, लेकिन उन्होंने विचार, तकनीक, कानून और भाषाएं भी फैलाईं। रोमन साम्राज्य के पतन के सदियों बाद भी यूरोप में लोग लैटिन से निकली भाषाएं बोलते रहे और रोमन कानूनों का पालन करते रहे। भारत इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हमारे सोर्स में भी इसका जिक्र है। लोकतंत्र, अंग्रेजी भाषा, रेलवे, यहाँ तक कि क्रिकेट। हाँ, ये सब हमें ब्रिटिश साम्राज्य से विरासत में मिला है। आज हम इन्हें अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं। ये तो है। और तीसरा एकीकरण करता है धर्म, जो इन सभी काल्पनिक व्यवस्थाओं को एक अलौकिक वैधता देता है। ये कहता है कि हमारे कानून इंसानों की सनक नहीं है, बल्कि ईश्वर का आदेश है। तो पैसा, साम्राज्य और धर्म ने मिलकर दुनिया को एक वैश्विक गांव की ओर धकेल दिया। लेकिन फिर पिछले 500 सालों में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को पूरी तरह बदल दिया, वैज्ञानिक क्रांति। और यहाँ भी जो सबसे बड़ा बदलाव था, वो किसी खास खोज का नहीं, बल्कि एक मानसिकता का था। क्या मतलब? ये एक क्रांतिकारी विचार को स्वीकार करना था, हम नहीं जानते। आधुनिक विज्ञान लैटिन शब्द इग्नोरमस पर आधारित है। ये तो पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों से बिल्कुल उल्टा है। पहले तो यही माना जाता था कि जो कुछ भी जानने लायक है वो पहले से ही महान ग्रंथों में लिखा हुआ है। सही कहा। और इसी अज्ञान की स्वीकृति ने यूरोपीय साम्राज्यवाद को एक नया आयाम दिया। क्रिस्टोफर कोलंबस एक मध्ययुगीन व्यक्ति थे। जब वे अमेरिका पहुंचे तो वे अपनी मौत तक यह मानने को तैयार नहीं थे कि उन्होंने एक नई दुनिया खोज ली है, क्योंकि बाइबल में इसका कोई जिक्र नहीं था। जबकि बाद के खोजकर्ता जैसे कैप्टन जेम्स कुक, वो पूरी तरह से अलग मानसिकता के थे। कैप्टन कुक अपने साथ वैज्ञानिकों की एक पूरी टीम लेकर गए थे। उनका मिशन खोज करना था। वो ये मानकर चले थे कि दुनिया के बारे में बहुत कुछ है जो वे नहीं जानते। और यहीं पर विज्ञान, साम्राज्य और पूंजीवाद का एक शक्तिशाली गठबंधन बना, है ना? हाँ, ये एक ऐसा चक्र था जिसने एक दूसरे को ताकत दी। विज्ञान ने साम्राज्यों को नई तकनीकें दी, साम्राज्यों ने वैज्ञानिकों को नई जगहों पर जाकर डेटा इकट्ठा करने के लिए पैसा और सुरक्षा दी। और इस पूरे उद्यम को पैसा दिया पूंजीवाद ने। बिल्कुल। पूंजीवाद का आधार ही भविष्य में विश्वास पर टिका है, यानी क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब है कि भविष्य आज से बेहतर होगा, इस उम्मीद पर आज पैसा लगाना। और ये विश्वास वैज्ञानिक प्रगति की धारणा से आया। हाँ, एडम स्मिथ का ये क्रांतिकारी विचार कि लालच अच्छा है और एक व्यक्ति द्वारा अपने मुनाफे को बढ़ाने से पूरे समाज का भला होता है, इसी विश्वास पर आधारित था। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें, हमने कहानियों की शक्ति से सहयोग करना सीखा और फिर पैसा, साम्राज्य और विज्ञान ने हमें पूरी दुनिया का स्वामी बना दिया। पर किताब का सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या हम ज्यादा खुश हुए? ये एक बहुत ही जटिल सवाल है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। हरारी का तर्क है कि खुशी हमारी वस्तुनिष्ठ परिस्थितियों पर कम और हमारी उम्मीदों पर ज्यादा निर्भर करती है। मतलब आज हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा सुविधाएं हैं, बेहतर स्वास्थ्य सेवा है, हमें तो ज्यादा खुश होना चाहिए। सोचकर देखिए, एक प्राचीन गांव का युवा खुद की तुलना गांव के 50 अन्य पुरुषों से करता था और शायद खुद को सुंदर महसूस करता था। आज का एक किशोर अपनी तुलना सोशल मीडिया पर मौजूद फिल्मी सितारों और सुपर मॉडल से करता है और हमेशा अपर्याप्त महसूस करता है। सही बात है। मास मीडिया और विज्ञापन लगातार हमारी उम्मीदों को बढ़ा रहे हैं। हाँ, और उन्हें पूरा करना लगभग नामुमकिन है। तो हो सकता है कि मटीरियली हम बेहतर हुए हों, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से हम ज्यादा तनाव में हैं। ये तो बहुत ही निराशाजनक तस्वीर है। तो इस पूरी यात्रा का अंत किस विचार के साथ होता है? किताब एक बहुत ही उत्तेजक और शायद डरावने विचार के साथ समाप्त होती है। ये कहती है कि 4 अरब सालों के प्राकृतिक चयन के बाद अब हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। कौन सा युग? बुद्धिमान डिजाइन का युग। बुद्धिमान डिजाइन मतलब अब हम जीवन के नियमों को खुद लिख रहे हैं? हाँ, अब तक हम सिर्फ अपने पर्यावरण को बदलते आए हैं, अब हम खुद को बदलना शुरू कर रहे हैं। जैविक इंजीनियरिंग, साइबोर्ग इंजीनियरिंग, इनके माध्यम से। तो हम अपनी जीव विज्ञान की सीमाओं को तोड़ने की कगार पर हैं। हम शायद होमो सेपियंस के अंत के बहुत करीब हैं। होमो सेपियंस का अंत? भविष्य में हमारे उत्तराधिकारी हमसे उतने ही अलग हो सकते हैं जितने हम निएंडरथल से हैं। वे शायद ईश्वर तुल्य होंगे। वाह! प्राकृतिक चयन का खेल खत्म हो रहा है और अब डिजाइन का खेल शुरू होगा। तो हम श्रोताओं के लिए सवाल छोड़ते हैं।
जब हमारे पास खुद को फिर से डिजाइन करने की शक्ति होगी तो हम क्या बनना चाहेंगे और हमें क्या चाहना चाहिए?